चंद्रशेखर जो अभी 37 साल के हैं वो कभी इस लाल किले पर खड़े होकर के भाषण दे पाएंगे या ये भी एक सपना ही रह जाएगा। मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में जिन 16 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ी थी उन 16 विधानसभाओं का क्या हासिल हुआ है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने खड़ा हूं और यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के अपना 26 जनवरी और 15 अगस्त पर भाषण जो है वो देश के नाम संबोधन देते हैं, यानी देश को संबोधित करते हैं। यहीं खड़े होकर के वो तिरंगा फहराते हैं और यहीं से देश को संबोधित करते हैं। देश को आज़ाद होने से लेकर के आज तक एक तमन्ना है, बहुजन समाज जो मान्यवर साहब कांशीराम ने सपना देखा था, उस वैचारिकी का आदमी, बुद्ध कबीर नानक रैदास फूले साहू की वैचारिकी का आदमी, 85% आवाम का आदमी इस जगह खड़े होकर के भाषण दे। यानी कि जो बहुजन समाज की पार्टी उनके नेता जो कहते हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है, तो हुक्मरान बनने के बाद में वो यहाँ एक भाषण और यहाँ तिरंगा फहराना चाहते हैं। तो वो तिरंगा कैसे फहराया जाएगा? कांशीराम साहब ने कहा था, बहुजन समाज पार्टी बनाई थी कि 2020 तक हम इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे, लेकिन 2020 आते आते बहुजन समाज पार्टी का वजूद खतरे में है। बहुजन समाज पार्टी के बाद मैं कहूँ कि कांशीराम साहब से छिटक करके जितने लोगों ने भी बहुजन समाज के नाम पर पार्टियां बनाई, उन पार्टियों का भी कोई वजूद नहीं है। एक समय पर उत्तर भारत या पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का एक वजूद हुआ करता था। 40 से ज़्यादा सांसद राज्यसभा और विधानसभा लोकसभा में हुआ करते थे। कई स्टेटों में उनकी धमक हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी। आज उसी उत्तर प्रदेश में एक विधायक के साथ में आज बहुजन समाज पार्टी गुमनामी की जिंदगी जी रही है। हाल ही में हुए दिल्ली प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 70 सीट में से 69 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। ये तमाम लोगों को ज्ञात है कि 69 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को 55,360 वोट के आसपास पड़ा और नोटा को 53,000 के आसपास। लगभग 2,000 वोट नोटा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को पड़े। वहीं पर 41 लाख के आसपास वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को और 43 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा है। तो ऐसे में जब लाखों का फ़र्क हो तो आप कैसे इस देश का हुक्मरान बनने का सपना देख सकते हैं? दूसरी तरफ नई नवेली पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, जिनके नेता चंद्रशेखर हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर हैं, एक तरीके से मैं कहूँ कि जिसके वक्ता प्रवक्ता सब कुछ चंद्रशेखर हैं, जो नगीना से सांसद हैं, उन्होंने भी पहली बार दिल्ली में अपना चुनाव लड़ा। यानी कि नई नवेली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन इस बार उन्होंने किया, यानी उन्होंने चुनाव लड़ा। क्या रहा उनका प्रदर्शन वो भी मैं बता दूं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो शायद कांशीराम के रुके हुए सपने को, आधे अधूरे सपने को वो पूरा कर पाएँ। तो क्या उनकी पार्टी मायावती, तो जैसा मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर चली गई है और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद से बड़ी उम्मीदें हैं, तो क्या चंद्रशेखर जो अभी 37 साल के हैं वो कभी इस लाल किले पर खड़े होकर के भाषण दे पाएंगे या ये भी एक सपना ही रह जाएगा? मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में जिन 16 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ी थी उन 16 विधानसभाओं का क्या हासिल हुआ है। चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी 16 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ी, जिसमें गोकलपुर विधानसभा से अरविंद कटकवाल को 3,086 यानी सर्वाधिक वोट जो है वो गोकलपुर विधानसभा पे अरविंद कटकवाल को मिला। त्रिलोकपुरी पर विक्की उनके प्रत्याशी थे तो 1,681 वोट पड़ा और किराड़ी पर न्याज अहमद को 885, तो सीमापुरी पे अनिल कुमार सागर जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता हैं उनको 654 वोट पड़ा और राजेंद्र नगर पर परवीन भारती को 155, तो छतरपुर पर इस्लामुद्दीन को 181 वोट पड़ा। वहीं ओखला पर शेर मोहम्मद को 290, तो लक्ष्मी नगर पर गौतम गांधी को 173 वोट पड़ा। वहीं पर अम्बेडकर नगर पर दर्शन सिंह को 261, विकासपुरी पर उमेश चौहान को 443, संगम बिहार पर याजुद्दीन को 83 और पटेल नगर पर अशोक कुमार को 255, तो नरेला में खालिद जो चुनाव लड़ रहे थे उनको 278, रोहतास नगर में सुरेंद्र विश्वकर्मा को 174, कोंडली पर सन्नी कुमार को 418 और बादली में 158। यानी कि 16 विधानसभा सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को 9,175 वोट टोटल पड़ा और किसी भी सीट पर वो अपनी जमानत तक भी नहीं बचा पाए। जमानत अगर सारी वोट भी मैं 9,175 जोड़ दूं तब भी जमानत जो है वो नहीं बच पाएगी। बहरहाल हर पार्टी जब बनती है तो उसका काम होता है चुनाव लड़ना। पहला चुनाव है आज़ाद समाज पार्टी का। मेरी शुभकामनाएं उनकी पूरी राजनीतिक जो सहयोगी हैं, जो राजनीतिक उनके मित्र हैं, उनको, उनकी पूरी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि क्या वो
कांशीराम का सपना, क्या वो अम्बेडकर का सपना, जिसमें कांशीराम ने कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है। आज़ादी के 76 साल के बाद में, 77 साल के बाद में यही वो लाल किला है जहाँ पर लोग आकर के, यहाँ बहुजन समाज के लोग आकर के, बहुजन वैचारिकी के लोग आकर के झंडा फहराना चाहते हैं, तिरंगा फहराना चाहते हैं, बुद्ध अम्बेडकर की बात करना चाहते हैं। तो क्या ये सपना कभी साकार हो पाएगा, या फिर इसी प्रकार से पार्टी दर पार्टी बना करके हमारे लोग टुकड़ों में बँट करके अपने महापुरुषों के सपनों को बर्बाद करते रहेंगे? इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे बताइए, ज़रूर बताइए। आपका कोई सवाल है तब भी मुझे बताइए, मैं सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। मैं लाल किला चल कर के स्पेशल इसलिए आया था कि ताकि मैं इस लाल किले का इतिहास आपको बता सकूं और लाल किले के ऐतिहासिक भाषणों के बारे में जिक्र कर सकूं, और ये भी बता सकूं कि यहीं खड़े होकर के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, देश को संबोधित करते हैं। लाल किले में चल कर के आया ताकि मैं बता सकूं बहुजन राजनीति जो 2020 तक हुक्मरान बनने का सपना देख रहे थे, आज वो छिन-भिन हो गई है। तो ये लाल किला भी कितनी दूर है बहुजन समाज के नेताओं से, ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है।